तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरपी। आज हम लॉजिकल रीजनिंग यानी युक्तियुक्त तर्क के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। युक्तियुक्त तर्क है वो हमारा पूरी तरीके से दो चीज़ों पर निर्भर कर रहा है। एक हमारा निगमनात्मक तर्क होता है और एक हमारा आगमनात्मक तर्क होता है। निगमनात्मक तर्क में हम सामान्य से विशेष की तरफ जाते हैं और आगमनात्मक तर्क में हम विशेष से सामान्य की तरफ जाते हैं। निगमनात्मक तर्क जो होता है उसमें हम रूप की वैधता देखते हैं, यानी हमें वहाँ पर अपना कोई भी बुद्धि नहीं लगाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। हमें जो भी प्रस्तावनाएं, जो भी कथन दे दिया गया, जो भी आधार वाक्य हमें दिया गया है, हमें उसी के आधार पर अपना निष्कर्ष निकालना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको एक प्रस्तावना दी गई है कि सभी बिल्लियों के 8 पैर हैं। अब वहाँ आप अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाओगे, बिल्कुल भी नहीं लगाओगे। अगर आपको प्रस्तावना में बोल दिया गया है कि बिल्ली के 8 पैर हैं तो बिल्ली के 8 पैर हैं। अब आपको उसी प्रस्तावना के आधार पर ही निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर निगमनात्मक तर्क में आपको सिर्फ रूप की वैधता देखनी पड़ती है। और जो हमारा आगमनात्मक तर्क होता है इसमें हम विशेष से सामान्य की तरफ जाते हैं और यहाँ पर हम वास्तव में सत्य की खोज करते हैं कि हाँ भैया, बिल्ली के 8 पैर होते हैं या नहीं होते हैं। अगर हमने 2-4 बिल्ली देखी और उनके 8 पैर नहीं हैं तो इसका मतलब हमारा निष्कर्ष गलत है। तो इसमें हम सबसे ज़्यादा जो होता है वो युक्तियुक्त तर्क में सबसे ज़्यादा निगमनात्मक तर्क पर बल दिया जाता है। मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है और उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, तो 90% चांसेस ऐसे होते हैं कि वहाँ पर निगमनात्मक तर्क वाला ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा। अब आप ये देख लीजिए कि निगमनात्मक तर्क को निकालते कैसे हैं, इसका जो निष्कर्ष निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है। निगमनात्मक तर्क निकालने के कई तरीके हैं, कम से कम 4 तरीके हैं, लेकिन यहाँ जो इम्पोर्टेंट है मैं उनके बारे में बात करूँगी। सबसे पहले हमारा अंतरा अनुमान में निष्कर्ष निकालना और मध्याश्रित निष्कर्ष निकालना। अंतरा अनुमान में निष्कर्ष निकालने के लिए आपको केवल एक प्रस्तावना की ज़रूरत पड़ती है और मध्याश्रित निष्कर्ष में जब आप निष्कर्ष निकालोगे तो वहाँ कम से कम 2 प्रस्तावनाएँ होती हैं। तो हम इनको निकालने का तरीका बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं कि आखिर ये प्रस्तावना क्या होता है, आधार कथन क्या होता है, निष्कर्ष क्या होता है। तो इनके जो आधार कथन जो होता है, ये रहा हमारा आधार कथन, तर्क वाक्य, ये सब एक ही चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन में आपको आधार कथन भी दे सकते हैं, तर्क वाक्य भी दे सकते हैं, आधार वाक्य भी कह सकते हैं, तार्किक कथन या प्रस्तावना भी कहा जा सकता है। तो जो आधार कथन होते हैं वो दिए होते हैं और उन्हीं आधार कथन के जो आधार कथन को देखकर ही हम अपना निष्कर्ष निकालते हैं। उन आधार कथन के अकॉर्डिंग ही हम अपना निष्कर्ष निकालते हैं। तो हमारे जो सेंटेंस होते हैं आधार कथन, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपका आधार कथन में एक आपका होगा उद्देश्य पद और एक विधेय पद। इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया होता है, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट को हम उद्देश्य पद बोलते हैं और प्रेडिकेट को हम विधेय पद बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मनोज महान है। तो मनोज जो है महान है, इसमें जो उद्देश्य पद है हमारा वो मनोज है और जो विधेय पद यानी जो विधेय पद है वो महान। यानी हमारे आधार कथन में 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, एक हमारा उद्देश्य पद और दूसरा विधेय पद। अब इसमें एक तीसरा पद भी होता है मध्य पद। मान लीजिए कि आपका जो है 2 सेंटेंस दिए हुए हैं। अब उसके लिए 2 सेंटेंस से आपको निष्कर्ष निकालने के लिए उसमें एक मध्य पद का होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अगर आपको 2 प्रस्तावनाएं दी गई हैं तो उसमें तब तक आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते जब तक कि उन दोनों प्रस्तावनाओं में कोई मध्य पद विद्यमान ना हो। तो कोई भी निष्कर्ष तब तक आप नहीं निकाल सकते जब तक कि दोनों सेंटेंस में एक मध्य पद का होना बहुत ज़रूरी है। मध्य पद होता क्या है, मान लीजिए आपके 2 प्रस्तावनाएं दी गई। एक दिया हुआ है सभी लड़कियां खिलाड़ी हैं और सभी खिलाड़ी फुर्तीले हैं। तो इसमें आपका जो लड़कियां हो गई वो आपका उद्देश्य हो गया और जो खिलाड़ी हैं वो आपका विधेय हो गया। दूसरे सेंटेंस में खिलाड़ी आपका उद्देश्य हो गया और फुर्तीले हैं आपका विधेय हो गया। लेकिन इन दोनों सेंटेंस में अगर आप देखोगे तो जो चीज़ कॉमन है, जैसे खिलाड़ी, ये दोनों सेंटेंस में कॉमन है, तो इसको हम मध्य पद बोलेंगे। और आप एक बार और रिपीट कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा, मध्य पद हमारा निष्कर्ष के अंदर नहीं होता है। मध्य पद हमारा निष्कर्ष के अंदर नहीं होता है। मध्य पद
जिस मध्य पद केवल आपको प्रस्तावनाओं में मिलेगा, जब आप निष्कर्ष निकालोगे तो उसमें मध्य पद कहीं भी नहीं होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि मध्य पद हमारा निष्कर्ष में नहीं होता है। जो हमारा निष्कर्ष है वो भी एक तरह का आधार कथन ही है, आधार वाक्य, उसे भी आधार वाक्य या आधार कथन ही बोला जाता है। उसमें भी उद्देश्य और विधेय होते हैं, लेकिन उसमें मध्य पद नहीं होता है। तो ये हमारा इतना आपको, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि गुण के आधार पर तर्क वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। गुण के आधार पर हमारे तर्क वाक्य दो तरीके के होते हैं, एक सकारात्मक तर्क वाक्य हो गया, एक नकारात्मक तर्क वाक्य हो गया। सकारात्मक यानी किसी में कोई गुण है तो वो सकारात्मक हो गया, और किसी में कोई गुण नहीं है तो वो नकारात्मक हो गया। जैसे कमल ईमानदार है, यानी उसके अंदर ईमानदारी का गुण है तो वो सकारात्मक हो गया, और कमल ईमानदार नहीं है यानी उसके अंदर वो गुण नहीं है तो उसमें नकारात्मक हो गया। तो ये गुण के आधार पर हो गया। गुण के आधार पर तर्क वाक्य दो तरीके के होते हैं। अब तथ्य के आधार पर तर्क वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तथ्यों के आधार पर हमारे तर्क वाक्य एक सर्वव्यापी होता है यानी ऑल, और एक अंशव्यापी होता है यानी सम, कुछ, जो हम कुछ बोलते हैं वो। तो हमारा जो तर्क वाक्य होता है वो दो तथ्यों के आधार पर दो तरीके का होता है। अब सर्वव्यापी कैसे कैसे होते हैं। सर्वव्यापी में दो चीज़ें होती हैं, सर्वव्यापी सकारात्मक, सर्वव्यापी नकारात्मक। यानी एक आपका सर्वव्यापी होगा वो सकारात्मक में होगा, और एक सर्वव्यापी नकारात्मक में होगा। जैसे सर्वव्यापी सकारात्मक, सभी आदमी काले हैं, जितने भी आदमी हैं वो सब काले हैं, यानी जो हमारे ये आदमी हो गए ये सारे के सारे काले हो गए। तो ये आपका हो गया सकारात्मक तर्क वाक्य। और दूसरा होता है कोई भी आदमी काला नहीं है, यानी कोई भी आदमी आपका काला नहीं है। उसके लिए आप क्या करोगे, कोई भी आदमी काला नहीं है, यानी ये आपके आदमी हो गए और ये काले हो गए। तो ये हमारा जो हो गया, ये हो गया सर्वव्यापी नकारात्मक। यानी अगर आपके ये बोला जाए सभी आदमी काले हैं तो ये सकारात्मक में आ गया सर्वव्यापी यानी सभी, और कोई भी आदमी काला नहीं है यानी कि ये नकारात्मक में आ गया सर्वव्यापी नकारात्मक। इसके अलावा क्या है, अब सर्वव्यापी, ये तो हमारे सकारात्मक में सर्वव्यापी हो गया, ओके, और ये हमारा सर्वव्यापी नकारात्मक में हो गया। अब देखना है इसमें अंशव्यापी क्या होता है। अंशव्यापी एक तो सकारात्मक आपका होता है और एक नकारात्मक होता है। जैसे अब मान लीजिए इसमें आपने देखा था कि सभी आदमी काले हैं, और अगर आप अंशव्यापी यानी सम में आप देखना चाहते हो आप बोल दो कि कुछ आदमी काले हैं। और अगर आपका मान लीजिए आपने ये बोला है सर्वव्यापी नकारात्मक में कोई भी आदमी काला नहीं है, तो आप कुछ आदमी काले नहीं हैं, ये आपका अंशव्यापी नकारात्मक में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पदों की व्याप्ति। अब इसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ तक पूछा जाता है कि जो सेंटेंस हमारे दिए हुए हैं उसमें उद्देश्य पद व्याप्त है या विधेय पद व्याप्त है, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि व्याप्ति या अव्याप्ति चीज़ें होती क्या हैं। अब हमारा ए प्रकार के वाक्य, ए प्रकार यानी कि आपका सर्वव्यापी, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक सेंटेंस है कि सभी बालक काले हैं, ठीक है, ये आपका सर्वव्यापी सकारात्मक है, सभी बालक काले हैं। तो आप सबसे पहले सभी बालक बनाइए, सभी बालक, ये आपके सभी बालक हो गए, और क्या हैं, काले हैं। बाद में बाहर जो गोला बनाएंगे वो काले हैं। तो जो हमारा ये सभी बालक थे ये हमारा सब्जेक्ट है, और जो काले हैं ये हमारा प्रेडिकेट है, यानी ये हमारा जो अंदर वाला है ये उद्देश्य पद है, और ये बाहर वाला हमारा विधेय पद है। अब इसमें आप देखिए ध्यान से कि कौन सी चीज़ व्याप्त है, यानी इसमें जो बालक है वो पूरी तरीके से व्याप्त है अंदर, और जो हमारा ये विधेय पद यानी काले हैं ये अव्याप्त है। तो हमारा जो सार्वभौमिक सकारात्मक होता है उसमें जो हमारा उद्देश्य पद होता है वो व्याप्त होता है, और जो विधेय पद होता है वो अव्याप्त होता है। इसे आप देख लीजिएगा, 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आई प्रकार का वाक्य। आई प्रकार के वाक्य में क्या होता है, कुछ, यानी ये अंशव्यापी सकारात्मक है। अंशव्यापी सकारात्मक में क्या होता है, मान लीजिए कुछ बालक काले हैं, ये आपके कुछ बालक आ गए, और ये आपके हो गए काले हैं, कुछ बालक काले हैं, ये यहाँ बीच में आ गया आपका कुछ बालक काले हैं। तो इसमें देखिए एक भी ना आपका उद्देश्य
और ना आपका विधेय, कोई भी व्याप्त नहीं है, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। अगर अलग अलग होते तो ये व्याप्त माने जाते, लेकिन ये अलग अलग नहीं है तो इन्हें कहा जाएगा अव्याप्त। अव्याप्त यानी यहाँ पर आपका उद्देश्य भी अव्याप्त है और विधेय भी अव्याप्त है। यानी जो आई प्रकार का हमारा जो होता है, जो अंशव्यापी सकारात्मक होता है, उसमें उद्देश्य पद और विधेय पद दोनों अव्याप्त होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ई प्रकार का वाक्य। ई प्रकार में होता है कोई भी बालक काला नहीं है। मान लीजिए आपने ले लिया कोई भी बालक काला नहीं है, तो कोई भी बालक काला नहीं है, यानी बालक अलग हो गए और काला अलग हो गया। यानी ई प्रकार के तर्क वाक्य में आपका उद्देश्य भी व्याप्त है और विधेय भी व्याप्त है, यानी दोनों चीज़ें आपकी व्याप्त हैं। यानी ये आपका सर्वव्यापी नकारात्मक सेंटेंस है, जहाँ पर आपका उद्देश्य और विधेय दोनों वितरित हैं, दोनों व्याप्त हैं। नेक्स्ट है हमारा ओ प्रकार का वाक्य। ओ प्रकार के वाक्य में क्या होता है, कुछ बालक काले नहीं हैं। ठीक है, ये आपके बालक हो गए और ये काले हो गए। इसमें से कुछ बालक यानी इतने बालक आप ले लो, ये काले नहीं हैं, ठीक है, और बाकी काले हैं। तो आपका क्या है, इसमें जो उद्देश्य पद है ये अव्याप्त है, क्योंकि इसमें से कुछ बालक जो हैं अलग हट गए, तो ये हमारा हो गया अव्याप्त। और काले क्या हैं, ये व्याप्त है। तो हमारा जो ओ प्रकार का जो तर्क वाक्य होता है, उसमें उद्देश्य पद अव्याप्त होता है और विधेय पद हमारा व्याप्त होता है। यानी ये वितरित है आपका, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये वितरित नहीं है। तो ओ प्रकार के तर्क वाक्य में आपका उद्देश्य पद अव्याप्त है और विधेय पद व्याप्त है। अगला हम देखते हैं कि हम अंतरा अनुमान के द्वारा निष्कर्ष कैसे निकाल लेते हैं। अंतरा अनुमान में क्या होता है, आपको सिर्फ एक प्रस्तावना दी होगी, आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है अपना निष्कर्ष निकालना होगा। जैसे आपको दिया गया है कि सभी मेज कुर्सियां हैं। अब आप क्या करोगे, इससे क्या निकालोगे, इसमें सब्जेक्ट की जगह प्रेडिकेट और प्रेडिकेट की जगह आप सब्जेक्ट कर दोगे, कुछ कुर्सियां मेज हैं। इतना ध्यान रखिएगा, निगमनात्मक तर्क में आप सभी से कुछ की तरफ जाते हैं और आगमनात्मक तर्क में आप कुछ से सभी की तरफ जाते हैं। यानी निगमनात्मक तर्क में जब आपका निष्कर्ष थोड़ा छोटा हो जाता है, संकुचित हो जाता है, यानी सभी से कुछ की तरफ पहुंच जाता है, तो वहाँ पे आपका निष्कर्ष वैध माना जाएगा। लेकिन आगमनात्मक तर्क में जब आपका निष्कर्ष थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, यानी कुछ से सभी की तरफ आप जाओगे, तो वहाँ पर आपका जो निष्कर्ष है उसे सत्य माना जाएगा। एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, निगमनात्मक तर्क में जो हमारा निष्कर्ष होता है वो वैध या अवैध माना जाता है, और आगमनात्मक तर्क में जो हमारा निष्कर्ष होता है उसे सत्य या असत्य माना जाता है। क्योंकि निगमनात्मक तर्क में आपको अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, आपको सिर्फ ये देखना है कि प्रस्तावना के अकॉर्डिंग हमारा निष्कर्ष वैध है या अवैध है। लेकिन जो आगमनात्मक तर्क है वहाँ पे हमें सत्य या असत्य का पता लगाना है कि जो प्रस्तावना दी गई है वो सत्य है या असत्य है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि जो हमारा निगमनात्मक तर्क होता है वो वैध या अवैध होता है, और जो आगमनात्मक तर्क होता है उसका निष्कर्ष सत्य या असत्य में कहा जाता है। ये ऑप्शन में दिया जाता है कि आपको दे दिया गया कहा निगमनात्मक तर्क की निष्कर्ष क्या होता है, सत्य होता है या असत्य होता है, वैध होता है या अवैध होता है, कभी सत्य होता है कभी नहीं सत्य होता है। इस तरह के ऑप्शन दिए हो तो वहाँ आप वैध और अवैध का ध्यान रखिएगा। तो अंतरा अनुमान निष्कर्ष में आप क्या करोगे, सभी से कुछ की तरफ जाओगे। जैसे सभी मेज कुर्सियाँ हैं तो कुछ कुर्सियाँ मेज हैं, और अगर आपका आई दिया हुआ है यानी कि कुछ अंशव्यापी सकारात्मक दिया हुआ है तो कुछ मेज कुर्सियां हैं तो कुछ कुर्सियां मेज हैं, यानी सब्जेक्ट की जगह प्रेडिकेट और प्रेडिकेट की जगह सब्जेक्ट। इसी तरीके से आप जो है ई और ओ का भी देखोगे। मान लीजिए कि ई में आपका दिया गया है कि कोई भी मेज कुर्सी नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा आप इतना और ध्यान रखिएगा कि अगर कोई प्रस्तावना आपकी निगेटिव है, नकारात्मक है, तो उसका निष्कर्ष भी हमेशा नकारात्मक ही निकलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।